हेलो फ्रेंड्स। विजय एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी सहायक कराधान परीक्षा है एमपी टैक्सेशन असिस्टेंट की जो एग्जाम है इसमें आज हम बात करेंगे आपका जो खंड अ है। जिस खंड अ में आपका मध्य प्रदेश है, इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान इसको मिला करके आपसे ये जो पार्ट ए है यहाँ से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपसे जो पार्ट ए है वो 150 नंबर का होगा और जो आपका पार्ट बी कॉमर्स है वो आपका उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपसे 300 नंबर का पेपर रहेगा। इस तरह जो आपका टोटल एग्जामिनेशन रहेगा वो 450 मार्क्स का रहेगा और इसमें 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहेगा और टोटल ये आपकी 500 नंबर की एग्जाम है। आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, क्या है आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन का उत्तर अगर आप सही देंगे तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। एक क्वेश्चन का सही उत्तर देने पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने एक क्वेश्चन का उत्तर गलत दिया तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा और आपके कितने मार्क्स कट जाएंगे? 1 मार्क्स। इस तरह आपकी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका पार्ट ए का जो सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे कि आपके जो पार्ट ए है उसमें कितनी यूनिट्स है, उन यूनिट्स में क्या क्या सिलेबस दिया गया है और फिर किस तरह से हम उस सिलेबस को आगे पूरी रणनीति के तहत कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पूरी इस पर बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करना चाहे वो कोर्स परचेज कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको जो आपका पार्ट बी है कॉमर्स का जो 300 नंबर का आपका जो पेपर है इसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। 300 मार्क्स के पेपर की इसमें आपका पूरे 10 यूनिट पे आपको वीडियो दिए जाएंगे। साथ ही साथ आपको उनके पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आपके 18 टेस्ट भी होंगे। ठीक है, टेस्ट किस पैटर्न पे होंगे उस पर भी मैं बात करूंगा अभी पूरे इस वीडियो में। तो इसमें 18 टेस्ट होंगे। टेस्ट का शेड्यूल एक बार यहाँ देख लीजिए। टेस्ट सीरीज का जो पूरा प्रोग्राम है ये देखिए, आपका जो टेस्ट होगा वो इस पूरे शेड्यूल के अनुसार चलेगा। आपका पहला ही टेस्ट 13 अगस्त को है। ठीक है, तो इस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पार्ट ए के सिलेबस पर। ये देखिए, ये सब मेंशन है यहाँ पर कि जो आपका खंड आ है इसमें 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और ये जो आपका पूरा ही पूरा पेपर होगा कितने मार्क्स का रहेगा? तो 150 नंबर का आपका ये पार्ट आ रहेगा। ठीक है, 150 मार्क्स का। और ये देखिए, आप अगर एक उत्तर सही देंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और अगर आपने गलत दे दिया तो फिर आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर देने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। ये देखिए, सही उत्तर देने पे आपको 3 अंक मिलेंगे, गलत उत्तर देने पर आपका 1 अंक काट लिया जाएगा और आपका जो इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का होगा जिसमें कोई मिनिमम मार्क्स नहीं रखे गए हैं। ये थी आपका पूरा ही पूरा एग्जाम पैटर्न पर। आपकी जो एग्जाम होगी किस पैटर्न पे होगी? तो ऑफलाइन आपकी एग्जाम होगी, ओएमआर सीट पर होगी जिसमें आपको गोले भरना रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अब बात कर लेते हैं सिलेबस पर। तो देखिए, ये जो आपका सिलेबस है कराधान सहायक परीक्षा 2022 का जो पूरा सिलेबस है इसमें आज हम बात करेंगे खंड अ पर। इस खंड अ में आपका देखिए क्या क्या है। तो इस खंड अ में आपकी जो टोटल यूनिट है वो टोटल यूनिट है 5 यूनिट है। लेकिन जब हम इस यूनिट को बाइफरकेशन इस यूनिट का करते हैं तो इसमें 3 यूनिट निकल के किसके पास चली जाती है? 3 यूनिट निकल के चली जाती है जो कि आपकी एमपी की है। मतलब पूरा की पूरा आपसे जो एमपी है, एमपी के बारे में 3 यूनिट में बात की जाती है। एक यूनिट पे आपकी इसमें बात की जाती है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, आई ईटी पे बात की जाती है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर बात की जाती है एक यूनिट में। और एक यूनिट जो आपकी है वो है पूरी करंट अफेयर्स की। एक यूनिट में आपकी करंट अफेयर्स की बात की जाती है। तो इस तरह जो आपका पार्ट ए का जो सिलेबस है
5 यूनिट में बटा हुआ है। इस 5 यूनिट में जब हम देखते हैं तो 3 यूनिट एमपी की है और 1 यूनिट में आपका कंप्यूटर है। पर कंप्यूटर में जो आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उस पर बात की जाती है कि ई कॉमर्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, इस पे ज़्यादा फोकस आपसे किया जाता है। जबकि जनरल कंप्यूटर के बजाय आजकल इस सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि पहले क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते थे, आज कंप्यूटर में अब किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको किस तरह से इसकी तैयारी करना पड़ेगी। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे ये जो आपका करंट अफेयर्स है, तो आपको कितने समय का करंट अफेयर्स आखिर तैयार करना पड़ेगा ताकि आपका पेपर में क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए बात करते हैं यूनिट 1 पर। यूनिट 1 पे हम बात करते हैं। यूनिट 1 है आपकी। इस यूनिट 1 में मध्य प्रदेश का इतिहास, उसकी संस्कृति और साहित्य की बात की गई है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो बात की जाती है वो किस पे की जाती है, मध्य प्रदेश पे की जाती है। यहाँ पर जो आपको तैयार करना है वो क्या तैयार करना है, आपको यहाँ पर तैयार करना है मध्य प्रदेश। आपको पूरा की पूरा मध्य प्रदेश तैयार करना है। इसमें जो आपको इतिहास भी पढ़ना है वो मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ना है। ठीक है। एक आपके पास वो, अगर आपके पास जनरली बुक होगी जिसे लूसेंट समान ज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो ये जो लूसेंट समान ज्ञान की बुक है इसमें भी इतिहास दिया जाता है, परंतु आपकी एग्जाम के लिए ये इतिहास नहीं पूछा जाएगा। जो कि लूसेंट सामान्य ज्ञान में जो इतिहास की, भूगोल की, अर्थव्यवस्था की, ठीक है, संविधान की वो जो बुक है जिसमें कंप्यूटर भी ऐड है, आपका मिसलेनियस विविध भी ऐड है, वो आपसे यहाँ पर पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आपको जो इतिहास तैयार करना है, इतिहास और संस्कृति, इसकी तैयार करना है, मध्य प्रदेश की तैयार करना है। ठीक है। तो आपको जो इतिहास तैयार करना है, किसका करना है? मध्य प्रदेश का इतिहास तैयार करना। उसमें भी जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुए हैं और जो प्रमुख राजवंश है वो आपको तैयार करना है। इसमें फिर जो स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान की बात की जाती है वो भी मध्य प्रदेश की जाती है। कि जैसे 1857 की क्रांति में मध्य प्रदेश का योगदान क्या था, इंदौर से किसने ने भाग लिया था, महू से किसने भाग लिया था, ठीक है, खरगोन से कौन थे ये जो 1857 में योगदान दे रहे थे। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई का क्या योगदान है, रानी अवंतीबाई का क्या योगदान है। इस तरह से यहाँ से आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन तैयार करना है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति पर। तो यहाँ पर आपको जो मालवा की भी आपको पढ़ के जाना है, निमाड़ की पढ़ के जाना है, ये सब भी आपको पढ़ के जाना है। फिर बात करते हैं जनजातियों पे। तो इसमें जनजातियों में आपको पता होना चाहिए कि भील जनजाति कहाँ पर रहती है, भील जनजाति का क्या निवास स्थान है, भील जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भील की कौन सी उपजाति है। इस तरह के यहाँ से आपसे, चाहे वो भील जनजाति हो, फिर या आपकी गोंड हो या सहरिया हो, ठीक है, इस तरह के यहाँ पर जो जनजातियां हैं उनसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे लिखा है अगला टॉपिक बोलियां। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि निमाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है, मालवा में कौन सी बोली जाती है। मतलब मध्य प्रदेश के जो विभिन्न क्षेत्र है वहां पर जो बोलियां बोली जाती है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है। ठीक है। जैसे निमाड़ी कहाँ बोली जाती है, मालवी किन क्षेत्रों में बोली जाती है, किन जिलों में बोली जाती है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत और लोक कलाएं। ये भी आपको जो स्थानीय लोक संगीत है, लोक कलाएं हैं, जैसे मालवा का लोक संगीत है, निमाड़ का लोक संगीत है, ठीक है, या त्योहार की बात की गई है, तो आपको जो एमपी के प्रमुख प्रमुख त्योहार है वो तैयार करके जाना है। अब बात कर लेते हैं साहित्यकारों पे। तो ये जो आपको साहित्यकार भी बात की जाती है, ये भी आपको मध्य प्रदेश के साहित्यकार तैयार करना है और उनकी रचनाओं को आपको तैयार करना है। जैसे कालिदास, ठीक है, तो कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कालिदास के बारे में भी पता हो, उनकी रचनाओं के बारे में भी पता हो। ठीक है। यहाँ पर इसकी बात की जाती है। अब मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो उज्जैन, उज्जैन में कौन कौन से मंदिर है, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का में ओंकारेश्वर कहाँ स्थित है, ठीक है, महाकालेश्वर कहाँ है, या मांडू कहाँ पर स्थित है। फिर साथ ही साथ जो यूएन के स्थल हैं कि खजुराहो कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको पर्यटन स्थल में इस तरह के सभी पॉइंट को तैयार करना है। और मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व की बात करें तो यहाँ पर
आपको जो मध्य प्रदेश के खास व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, चाहे फिर वो जैसे राष्ट्रपति रह चुके हों या फिर कोई बड़ा साहित्यकार व्यक्ति हो, उसे भी आप तैयार कर सकते हैं। किसी ने हाल ही में कुछ बड़ा योगदान दिया हो, उनको किसी ने किसी स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया हो, तो इस तरह के यहाँ जो मध्य प्रदेश की प्रमुख पर्सनालिटी है उसको आपको तैयार करना है। तो इस तरह ये जो आपकी यूनिट 1 है, इसमें आपको ये सब बातें कवर करना है। मैं एक और सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा, ठीक है, एक सेपरेट वीडियो भी लाऊंगा। तो इस सेपरेट वीडियो में जब हम बात करेंगे, आज हम किस पे बात कर रहे हैं, आज हम समझ रहे हैं कि आखिर ये जो सिलेबस दिया गया है 5 यूनिट में, तो आखिर हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी आपको ने इतना देखा तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जो यूनिट 1 है वो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश के बारे में बात करती है, कि मध्य प्रदेश का इतिहास और उसकी घटनाएं, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान और मध्य प्रदेश की जनजातियां, बोलियां, लोक संगीत, लोक कलाएं, साहित्यकार, मध्य प्रदेश का पर्यटन, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व और मध्य प्रदेश की कला, संस्कृति और इतिहास की बात करता है। ठीक है, अभी हम जब सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें मैं बात करूंगा यूनिट 1 पर, तो केवल हम यूनिट 1 पर बात करेंगे और उसके अंदर हम और डिटेल में बात करेंगे कि आखिर यूनिट 1 है तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही यूनिट 2 पर भी वीडियो लाऊंगा, ऐसे ही मैं यूनिट 3 पर भी वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, इसी तरह से डिटेल में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के भूगोल की बात कर लेते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के जब हम भूगोल की बात करते हैं तो देखिए इसमें आपका है वन, पर्वत और नदियां। अब यहाँ पर जो नदियां वाला टॉपिक है वेरी आईएमपी, यहाँ से हर बार जब भी कोई सी भी एग्जाम हो जहाँ पर एमपी पूछा जाता है, वहां पर नदी वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न जरूर आता है। तो वेरी आईएमपी टॉपिक है और बहुत ही सरल टॉपिक भी है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु, इसमें आपको पूरी मध्य प्रदेश की जलवायु को पढ़ना है। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक और खनिज संसाधन, ये भी बहुत आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से पूछ लिया जाता है आपसे कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज कहाँ पाया जाता है, या मध्य प्रदेश की तांबा नगरी किसे कहा जाता है। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं संसाधनों से। बात करते हैं ऊर्जा संसाधन पे, तो मध्य प्रदेश में परंपरागत ऊर्जा स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई और विद्युत परियोजना, यहाँ से आपसे अगेन ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे सरदार या फिर रानी अवंतीबाई परियोजना, ये कहाँ पर स्थित है, या ये किस नदी पर स्थित है। इस तरह के आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीति और अर्थशास्त्र की। तो ये जो अर्थशास्त्र है मेनली ये यहाँ पर मध्य प्रदेश की किसकी बात करता है, अर्थशास्त्र की बजाय ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करता है। कि मध्य प्रदेश की इकोनॉमी, इसमें जो मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण होता है उस पर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं आजकल, कि मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बात की गई है, बजट में क्या बात की गई है, उससे रिलेटेड आजकल आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था, मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन है, वर्तमान में राज्यपाल कौन है, किस राज्यपाल के समय मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे लंबा था, किस राज्यपाल का कार्यकाल सबसे छोटा था, कौन सर्वाधिक बार राज्यपाल बने हैं, या जो वर्तमान में राज्यपाल है वो किस राज्य से बिलोंग करते, इस तरह के यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार इसका लिंक किससे कर लिया जाता है, संविधान से लिंक कर लिया जाता है इस टॉपिक को, और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि संविधान में राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पर है, या राज्यपाल की क्या शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, या मंत्रिमंडल क्या है, मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं, या वर्तमान में कोई मंत्री किस पद पर है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। विधानसभा, तो इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इस टॉपिक को आपका थोड़ा सा संविधान का जो पहलू है, पर्सपेक्टिव है, उसे भी ध्यान में रखकर आपको तैयार करना पड़ेगा। मतलब जो संविधान में किन अनुच्छेदों में इनका उल्लेख है, वहां पर इनकी क्या उल्लेख किया गया है, एक राज्यपाल के कार्य क्या होते हैं, मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, जो राज्य की सभा विधानसभा होती है वो किस तरह से कार्य करती है। जो संविधान वाला पोर्शन है आप पहले इसे कवर करेंगे, संविधान के अनुच्छेद से ये पूरी की पूरी जो राजनीतिक व्यवस्था है भारत की, उससे आप इसे समझेंगे, और उसके बाद आप इस टॉपिक को किससे पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे एमपी सेगमेंट को, कि एमपी के कौन पहले राज्यपाल थे, वर्तमान में कौन राज्यपाल हैं, किस राज्यपाल का कार्यकाल लंबा था, किसका सबसे छोटा राज्यपाल कार्यकाल था,
किस राज्यपाल के समय मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा था, इस तरह के आप क्वेश्चन यहाँ से तैयार करेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था। तो अगेन इस टॉपिक को आप अगेन संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन है उसे कवर करेंगे आप, और उसके बाद साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश की पूरी पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे। मध्य प्रदेश की सामाजिक व्यवस्था की बात की गई है इस टॉपिक में। फिर बात की गई है जनांकिकी एवं जनगणना पे। अगेन वेरी आईएमपी टॉपिक है, ये भी अगेन वैसा ही टॉपिक है कि जिसके बिना अगर किसी एग्जाम में एमपी का सिलेबस दिया गया है तो इस टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मध्य प्रदेश की जनांकिकी एवं जनगणना, जो मतलब मध्य प्रदेश की जनसंख्या है, उस पर ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। मतलब आपकी भी जब एग्जाम होगी तो इस टॉपिक से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये पूछा जाता है कि कहाँ का सर्वाधिक लिंगानुपात है, या कहाँ पर सबसे ज्यादा शिक्षा का प्रतिशत है। इस तरह के यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये नदी वाला टॉपिक भी वेरी आईएमपी, जिससे एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो प्राकृतिक और खनिज संसाधन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वो टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक है जिन टॉपिक से मतलब मिनिमम 2 क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछता है, और कई बार इसकी संख्या ज्यादा भी बढ़ा दी जाती है। फिर है मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, कि किस तरह से मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास हो रहा है, उसका वर्तमान में किस तरह से ग्रोथ हो रही है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग लगे हुए हैं, और अगर वो उद्योग वहां लगा है तो उसके पीछे का क्या कारण है। इस तरह के यहाँ पर आपसे उद्योगों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ ही साथ कृषि और कृषि आधारित उद्योग भी पूछे जाते हैं। तो ये जो सेगमेंट है आपका अर्थशास्त्र की बजाय मेनली आपका इकोनॉमी वाला होता है। इसमें बजट पूछ लेते हैं कि मध्य प्रदेश में बजट के लिए क्या मतलब किस के लिए कितना बजट रखा गया है, शिक्षा के लिए कितना बजट रखा गया है, या किस परियोजना के लिए कितना बजट रखा गया, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बात की गई है। मेनली यहाँ से आपसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, ना कि कोर इकोनॉमिक्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पर आपको ये अर्थशास्त्र देख के ये नहीं समझना है कि ये आपको जो कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स दिया जाता है उसकी बात की जा रही है। कॉमर्स में जो इकोनॉमिक्स दिया जाता है उसकी बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं की गई है। ठीक है, क्योंकि उस अर्थशास्त्र में आपको पूरा उत्पादन उत्पादन फलन क्या होता है, मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, ठीक है, वो सब। तो यहाँ पर आपको वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, जो कि कॉमर्स में आपने अगर कोई सी दूसरी एग्जाम दी होगी और वहां पर भी अर्थशास्त्र मेंशन होता है, तो आप ये पढ़ते हैं उत्पादन क्या होता है, उत्पादन फलन क्या होते हैं, उत्पादन के क्या साधन क्या होते हैं, मांग क्या होती है, पूर्ति क्या होती है, मांग के क्या नियम होते हैं, पूर्ति के क्या नियम होते हैं, सीमांत उपयोगिता क्या है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, आपके एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा। आपकी एग्जाम में जो लिखा है वो अर्थव्यवस्था, मतलब जब भी देखा गया है एमपी से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना कि अर्थशास्त्र से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यूनिट नंबर जो आपकी 4 है। यूनिट नंबर 4 आपकी बात करती है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश की प्रमुख। देखिए यहाँ पर भी क्लियर मेंशन है कि आपको अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को भी पढ़ना है। यहाँ पर इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। इस लाइन में उन्होंने 3 शब्द मेंशन करे। एक लिखा अंतरराष्ट्रीय, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बड़े बड़े कोई से इवेंट हुए हैं या कोई सी बड़ी घटना घट गई है तो उसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी घटना घटित हुई है तो, या कोई सा बड़ा इवेंट हुआ है या कोई सी खेल प्रतियोगिता हुई है तो उसकी जानकारी, और साथ ही साथ आपको मध्य प्रदेश की भी हो। मतलब अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल, नेशनल और एमपी, तीनों का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, इसका जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ हो। साथ ही साथ जो देश की, ये देखिए यहाँ पर मेंशन है आपकी देश, मतलब जो देश और प्रदेश के प्रमुख खेल हैं उनमें खेल की कौन कौन सी प्रतियोगिता है, क्या पुरस्कार हैं और कौन सी खेल संस्थाएं, ये भी आपको कवर करना है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि मध्य प्रदेश में बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी पता हो कि मध्य प्रदेश में जैसे रूप सिंह स्टेडियम है तो वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है,
यहाँ से इस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स में आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो अर्जुन पुरस्कार है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार भी पूछ लिए जाते हैं आपसे। तो ये आपको इन खेल पुरस्कारों की और जो प्रमुख खेल में प्रतियोगिताएं हुई है उनकी भी आपको जानकारी हो। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे लाडली बहना योजना। तो इससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत चांसेस है कि ये आपसे इस पे लाडली बहना योजना पे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि ये भी एक ऐसी जन कल्याणकारी योजना है। ठीक है। यहाँ पे अब आपसे लाडली बहना योजना से कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, तो आपसे पूछ लेंगे इस योजना की घोषणा कब की गई थी, ये योजना कब से शुरू की गई थी, इस योजना में कितनी राशि दी जाती है। इस तरह के यहाँ से क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकते हैं। और भी कई सारी दूसरी भी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, तो उन योजनाओं की आपको जानकारी होनी चाहिए जो कि मध्य प्रदेश सरकार चला रही है। मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्तित्व एवं स्थान। अब यहाँ पर जो व्यक्तित्व हैं और जो आपके यूनिट 1 में दिए गए व्यक्ति, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में जिन्होंने पहले पास्ट में जैसे कोई राष्ट्रपति रह चुके थे, मतलब मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं और वो राष्ट्रपति रह चुके हैं, या कोई मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा व्यक्ति आज बहुत गायक के रूप में फेमस था, तो वो क्वेश्चन जो इतिहास में जिन्होंने अच्छा नाम कमाया उनकी बात यहाँ पर की जाती है। लेकिन जब यहाँ पर की जाती है तो जो वर्तमान में अभी चर्चित हो उन पर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर बात करें, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे बात करें, तो इसमें जो आपका सिलेबस है यहाँ पर है, तो देखिए एक यहाँ से जो पहले एमपीपीएससी के हम ट्रेंड पर बात कर लेते हैं। धीरे धीरे एमपीपीएससी ने जो अपना ट्रेंड कंप्यूटर से कहाँ पर वो लेकर आ गया। पहले जब आप एमपीपीएससी के पैटर्न को देखेंगे तो पहले एमपीपीएससी कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछता था। ठीक है, तो कंप्यूटर में वो पहले क्या क्वेश्चन पूछता था, तो देखिए जब हम बात करें पास्ट की बात करें तो वो कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछता था। वो पूछता था कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। ये जो स्पैम है ये एमपीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन था। ये किससे संबंधित शब्दावली है, तो देखिए ये मेल से संबंधित शब्दावली है। ये स्पैम क्या होता है, ठीक है, रेम क्या होता है, ठीक है, रोम क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। यहाँ से इस तरह के किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, पहले कंप्यूटर का क्या नाम था, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे क्या सर अब नहीं पूछे जाते हैं, तो देखिए अब जो इस टॉपिक से इन टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो हम बात करें, जो पहले पूरा के पूरा आपसे यही पूछ लिया जाता था कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर क्या होता है, इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, नॉन इंकजेट प्रिंटर क्या होते हैं, स्पैम क्या होता है, रेम क्या होता है, रोम क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं। साथ ही साथ आपसे एक और फेवरेट क्वेश्चन पूछा जाता था कि कौन सा सर्च इंजन नहीं है, या सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इस तरह के यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्च इंजन कौन से हैं, ठीक है, ब्राउजर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, इस तरह के पहले क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता था कंप्यूटर में। ठीक है, अब क्या करा है एमपीपीएससी ने आज रीसेंट की बात करें, अगर हम रीसेंट ट्रेंड की एमपीपीएससी की बात करें, वर्तमान अगर हम बात करें वर्तमान संदर्भ में, तो अब उसने ये जो टॉपिक है, चाहे इनपुट हो आउटपुट डिवाइस हो, स्पैम हो, रेम रोम, स्टोरेज डिवाइस, सर्च इंजन क्या होते हैं, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, ठीक है, इसकी उन्होंने क्या करा है, संख्या को पूरी तरह से खत्म तो नहीं करा है पर कम कर दिया है। जैसे मान लो पहले पूरा पूरा, जैसे पहले किसी भी एग्जाम में अगर कंप्यूटर पूछा जाता था तो पूरे जो 10 के, जैसे मान लो तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन पूछते थे, तो वो पूरे के पूरे 10 की 10 क्वेश्चन इन टॉपिक से ही पूछ लेते थे, पहले पूरे के पूरे 10 क्वेश्चन। परंतु अब क्या करा है, अब पीएससी ने अपना जो ट्रेंड है वो चेंज करा है, और अब उन्होंने क्या कर दिया है, अपना ट्रेंड इस ओर लेकर आ गए हैं, जो आपके सिलेबस में उन्होंने मेंशन कर दिया है।
तो अब ये जो ओल्ड टॉपिक्स है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की अभी भी संभावना रहती है, लेकिन अब इनकी संख्या आप ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन कभी कई बार पूछा भी जाता है और कई बार तो पूछा भी नहीं जाता है। ठीक है, तो क्या आपको नहीं पढ़ के जाना? तो देखिए, ये बहुत ही सामान्य टॉपिक है, जनरल अंडरस्टैंडिंग के टॉपिक है, और अगर 1 से 2 क्वेश्चन भी अगर गलती से आपकी एग्जाम में आ गए तो देखिए ये आपके 3 से 6 नंबर का काम करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब बाद में जब रैंक, जब आपकी सूची आएगी, जारी होगी, इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आएगा, तो 3 से 6 नंबर बहुत बड़े मतलब फैक्टर होंगे। और ये कोई टॉपिक, इतने आसान टॉपिक है कि आप इन्हें 1 से 2 दिन में, कुछ घंटों में ही आराम से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आप सभी कंप्यूटर यूज करते हैं, आपको पता है इनपुट क्या होते हैं, आउटपुट क्या होता है, रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या है, वेब ब्राउजर क्या है, ईमेल क्या होता है, ये सब बातें आप जानते हैं या जनरल है ये सब बात। तो आप इनमें कुछ घंटे ही बिताएंगे 1 से 2 दिन में, और ये आपके टॉपिक तैयार हो जाएंगे। अगर 1 से 2 क्वेश्चन आ गए तो फिर वहां पर आपको एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो अब पेपर किस ओर चला गया है वर्तमान में? अब जो पेपर चला गया है, ये जो आपको सिलेबस मेंशन है, इस पर आ चुका है मेनली। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आप पूछ रहा है आजकल आपसे? तो देखिए, यहाँ से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स दिया गया है आपको, इसमें कंप्यूटर दिया गया है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी दी गई है, रोबोटिक्स दिया गया है। रोबोटिक्स पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रोबोटिक्स के जनक कौन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या मतलब ध्यान में रखा जाए जिससे कि हमें अ, हम बचा जा सके। ठीक है, फिर इसके अंदर आपसे पूछ लेते हैं फिशिंग क्या होती है। इस तरह के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है साइबर सिक्योरिटी की, वो आपसे पूछ लेते हैं कि फिशिंग क्या होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे अब पूछे जाते हैं। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस के आधार स्तंभ क्या है, ठीक है, ई गवर्नेंस के क्या लाभ है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के क्या कौन जनक हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन कौन सी है, सोशल नेटवर्किंग की साइट की स्थापना कब हुई, कौन इसके संस्थापक हैं, ई कॉमर्स क्या होता है, बी टू बी ई कॉमर्स क्या होता है, बी टू सी क्या होता है, सी टू बी क्या होता है। ठीक है, इस पर भी कई बार वो प्रैक्टिकल वे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और आपको फिर ऑप्शन इस तरह से दिए जाते हैं कि बी टू बी लगाना है या बी टू सी, सी टू बी। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो आपको पूरा की पूरा मतलब, हम बात करें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की, जब हम बात करें तो ये भी अब एक ऐसा टॉपिक हो जाता है कि अगर आप इसे पढ़कर नहीं जाएंगे तो फिर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको ये पूरा की पूरा टॉपिक स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के साथ ही साथ आपको एक और बात ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो ये कि आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। अगर आप समझ के पढ़ के नहीं जाएंगे तो अगेन वहां पर जो लेवल ऑफ क्वेश्चन आते हैं वो बेसिक नहीं आते हैं। ठीक है, कि आप आपका जो कॉमन सेंस है सही कर ले। आपकी अगर आपने टॉपिक को पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, समझ के पढ़ा है, और आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग है, देन आप आराम से एमसीक्यू को बना ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब आपसे पूछ लेता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है, रोबोटिक्स क्या है, या साइबर सिक्योरिटी में फिशिंग क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं, बी टू बी क्या होता है, सी टू बी क्या होता है, तो ये क्वेश्चन बना पाना सामान्य नहीं होता है। तो आपको इस यूनिट के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये था आज आपको ये जो पूरा यूनिट 1 है, जो आपकी पूरा मतलब पार्ट ए है। पार्ट ए के अंदर आपसे कितने क्वेश्चन पूछेगा? पार्ट ए में आपसे क्वेश्चन पूछेगा 50 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और इस 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका रहेगा 3 मार्क्स का। इस तरह ये जो आपका पार्ट ए रहेगा वो 150 मार्क्स का रहेगा, तो आप इसको कमतर नहीं आंक सकते। ठीक है, अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि किस तरह से हम पार्ट ए को तैयार करने वाले हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अगर आप कोर्स परचेज करना चाहें तो देखिए, आपका जो पार्ट बी है, पार्ट बी कॉमर्स, इस पे क्लासेस चल रही हैं। आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। आप विजय एकेडमी इंदौर के ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो पार्ट बी है कॉमर्स का, उसकी जो पूरी 10 यूनिट है उस पे सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लासेस चल रही हैं, वीडियो क्लासेस मिलेगी, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। और इसमें आपकी पूरी पूरी 18 टेस्ट सीरीज है। तो अब हम देख लेते हैं कि टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या रहेगा। देखिए, आपका पहला ही टेस्ट होने वाला है और ये होगा 13 अगस्त को।
ठीक है, अब क्या टेस्ट पूरा होगा, क्या पूरी यूनिट पूछ ली जाएगी? तो नहीं, आपको हर टेस्ट से पहले एक टॉपिक लिस्ट दे दी जाती है। जैसे कि आपका जो 13 तारीख का टेस्ट है उसकी भी आपके साथ टॉपिक लिस्ट शेयर कर दी गई है। तो जो भी स्टूडेंट है, जो क्लास के स्टूडेंट भी हैं, अगर आपको नहीं पता है कि कौन से टॉपिक है, तो आपका जो ऐप है, ऐप में आपको बना हुआ है एक टेस्ट फोल्डर बना है, उस टेस्ट फोल्डर में आपको एक टॉपिक लिस्ट दे दी गई है। तो आपको जो टॉपिक लिस्ट दी गई है उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसी तरह फिर जब आपका 20 अगस्त को टेस्ट होगा, 27 अगस्त को होगा, 3 सितंबर को होगा, 10 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर, 1 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 15 अक्टूबर और 22 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, 5 नवंबर, 12 नवंबर, 19 नवंबर, 26 नवंबर, 3 दिसंबर और 10 दिसंबर और आपका फिर 17 दिसंबर को आपकी एग्जाम है। तो इस तरह आपको टॉपिक बता दिए जाएंगे और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपका जो पूरी 10 की 10 यूनिट है, पूरी जो 10 यूनिट है, उन 10 यूनिट से आपका एफएलटी लिया जाएगा। अब ये एफएलटी आपका कैसे होगा? तो देखिए, ये आपका जो एफएलटी होगा ऑनलाइन मोड में होगा, ऐप में ही आपका टेस्ट होगा। और इस टेस्ट को आप कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, जैसे आपका 13 अगस्त का टेस्ट है, 13 अगस्त को आपका पेपर है, तो 13 अगस्त को शाम को 6 बजे, शाम 6 बजे आपको ये टेस्ट ऐप में आ जाएगा और आप इस टेस्ट को 14 अगस्त की 14 अगस्त 2023 की रात को 9 बजे तक दे सकते हैं। अब जो भी स्टूडेंट इसने ड्यूरेशन के बीच में देंगे, उन स्टूडेंट को का नाम किस में आएगा? रैंक लिस्ट में आएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं, उन सभी स्टूडेंट की रैंक लिस्ट बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इस ड्यूरेशन में कितने अटेम्प्ट मिलेंगे? एक ही अटेम्प्ट मिलेगा। आप मतलब टेस्ट को कितनी बार दे पाएंगे? केवल एक बार। लेकिन जैसे ही 14 अगस्त की रात 9 बजे के बाद जारी कर दी जाएगी, क्या जारी कर दी जाएगी? रैंक लिस्ट। उसके बाद आप इन टेस्ट को कितनी बार दे सकते हैं? तो आप इन टेस्ट को अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। अब अनलिमिटेड बार देने का क्या पर्पस है? ये पर्पस है ताकि आप बार बार क्वेश्चन को दे करके अपनी क्या करें? प्रैक्टिस को और अच्छा करें। के लिए आपके लिए फिर रैंक लिस्ट के बाद अनलिमिटेड अटेम्प्ट दिए जाते हैं कि जितनी बार आपका मन हो उतनी बार आप इन टेस्ट को दे सकते हैं, ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट कोर्स परचेज करना चाहे, आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। और यह व्हाट्सएप नंबर है। आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टीम आपको रिप्लाई कर देगी। नंबर जरूर सेव कर लेना, 8962429653। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसे जरूर आप सेव कर लेना। और ये कॉल का नंबर है, 9111906364। ये कॉलिंग नंबर है। अगर आपका कॉल पिक नहीं हो तो भी आप व्हाट्सअप डाल देना, आपको व्हाट्सअप टीम रिप्लाई कर देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। तो फिर मैं जल्द से जल्द अब यूनिट पे डिटेल वीडियो भी लेकर आऊंगा कि आखिर आपकी जो यूनिट बने उसमें क्या क्या पढ़ के जाना है, आपको यूनिट 2 में क्या क्या पढ़ के जाना है, यूनिट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना है। और अगर आपने अभी भी विजय एकेडमी इंदौर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही वीडियो डालें वैसे ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इन नंबर को जरूर सेव कर लेना। ठीक है, अब हम एक बार और एक चीज और समझ लेते हैं कि अब हम तैयारी कैसे करेंगे। इतना बड़ा सिलेबस है आपका, ये देखिए जो पार्ट ए का सिलेबस है, ये भी आपका छोटा सिलेबस नहीं है, ये आपका बहुत बड़ा सिलेबस है। इस सिलेबस को भी काफी मतलब आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो फिर आपको और अच्छे से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आपको अभी से ही इस की तैयारी में लग जाना है। ठीक है, और हम इसकी तैयारी अब कैसे करेंगे ये समझ लेते हैं। तो देखिए, आपके यूट्यूब पर ही क्या लाएंगे? यूट्यूब पर ही वीडियो लाएंगे। तो आपको पहले क्या बता दिया जाएगा? पहले आपको बता दिया जाएगा टॉपिक, कि आपको इस टॉपिक को पढ़ना है। और जो टॉपिक हम बताएंगे उस टॉपिक पर ही फिर हम क्या लेकर आएंगे? एमसीक्यू लेकर आएंगे। ठीक है,
तो आपको पहले ही टॉपिक बता दिया जाएगा। हमारी ये कोशिश है कि आपको टॉपिक बता दें, आप फिर उस टॉपिक को पढ़ करके क्या कर लें, तैयार कर लें, और फिर एमसीक्यू का आपका वीडियो आएगा और आप उस वीडियो को देखकर ये जान पाएँ कि आपका वो टॉपिक अच्छे से तैयार है या नहीं। ठीक है? तो जब भी जैसे ही अभी आपको ये भी बता दिया जाएगा कि किस टॉपिक पर आपका एमसीक्यू लाए जाएंगे। तो इस तरह वन बाय वन हम एक एक करके सारे टॉपिक पर एमसीक्यू लेकर आ जाएंगे। ठीक है? जहाँ कहीं रिक्वायरमेंट रहेगी कि कुछ डिटेल में भी रिक्वायरमेंट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उसको मैं समराइज वे में आपको समझा भी दूंगा। तो इस तरह से हम ये जो पूरा की पूरा सिलेबस है, इसे जो यूनिट 1 to 3 एमपी है, एमपी में ज़्यादा समस्या जाती है, जो स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो इसके लिए हम एमपी पर एमसीक्यू सीरीज लाएंगे, तो जिसमें आपको क्या बता दिया जाएगा, पहले आपको बता दिया जाएगा टॉपिक कि किस टॉपिक पर एमसीक्यू लाएंगे, फिर आप उस टॉपिक को पढ़कर अच्छे से क्या कर लेंगे, तैयार कर लेना, और फिर उस पर हम लाएंगे एमसीक्यू, ताकि आपका वो टॉपिक क्या हो जाए, आपका टॉपिक अच्छी तरह से तैयार हो जाए। तो अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट है, अगर आप कोर्स परचेज करना चाहे तो विजय एकेडमी इंदौर का ऐप डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कर सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 1 पर डिटेल में, कि आखिर यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। इस ये जो यूनिट आपकी 1 है एमपी की, इस यूनिट 1 में भी आपको क्या-क्या मतलब मेनली कवर करना पड़ेगा, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। फिर इसी तरह यूनिट 2 पे बात करेंगे, और इसी तरह यूनिट 3 पर भी हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।